तो आइए शुरू करते हैं आंकड़े मारे फैसला आपका। मैं हूं मनोज मनु। बात आज राजधानी दिल्ली की। आज जितना गर्म सूरज रहा उससे ज्यादा गर्मी सियासी गलियारों में रही। एनडीए और इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आज दिल्ली में मौजूद रहे। बिहार से तो दोनों गठबंधनों के नेता एक ही प्लेन में साथ साथ बैठकर दिल्ली पहुंचे। दोनों गठबंधनों की आज दिल्ली में बैठक हुई। एनडीए की मीटिंग शाम करीब 4 बजे हुई, जबकि इंडिया गठबंधन ने शाम 6:30 बजे बैठक शुरू करने के बाद लंबा मंथन और चिंतन किया। एनडीए की बैठक में सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुना गया है। अब 7 जून को एनडीए के सांसदों की दिल्ली में बैठक होगी और 7 जून को ही सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जाएगा। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बैठक में सारा मंथन इसी बात पर हुआ कि सरकार आखिर कैसे बनाई जाए। ये बात अलग है कि जिन दो दलों के इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी, वो दोनों ही दल अब नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन चुके हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जनमत को नकारने की कोशिश करेंगे। ये बयान अपने आप में अनूठा है, क्योंकि जनमत यदि किसी के पास नहीं है तो वो इंडिया गठबंधन के पास नहीं है और इसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंडिया गठबंधन अब भी चर्चा कर रहा है, अब भी बयान दे रहा है कि उम्मीद बाकी है। लेकिन एनडीए गठबंधन कहता है कि विपक्ष की उम्मीदें खत्म हो गई है, क्योंकि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इन्हीं सब मामलों को लेकर कई सारे सवाल हमने लोगों से पूछे हैं, लोगों ने उसका जवाब भी दिया है। हम आपको सामने बताएंगे कि आखिर कौन सा सवाल है और कितनी राय लोगों ने अपने दी है। इन सब के बीच पहला सवाल, 2024 के जनादेश के लिहाज से सरकार बनाने का पहला हक किसका बनता है? बीजेपी 61%, कांग्रेस 15%, एनडीए 12% और इंडिया गठबंधन 10%। और 2% लोग ऐसे थे जो इस पूरे मामले पर कहना नहीं चाहते थे। इसके साथ साथ कुछ और भी सवाल हैं और उसकी कुछ राय है, लेकिन हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। शाइना एनसी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, सारिका सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, विजय राठी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मयंक कुमार सिन्हा पॉलिटिकल एडवाइजर और हिमांशु त्रिपाठी जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है। सबसे पहले सारिका जी के पास चलता हूं। सारिका जी, क्या मानते हैं? जो हमने सवाल लोगों से पूछा उसमें 61% लोग मानते हैं कि सरकार बनाने का पहला हक तो एनडीए का ही बनता है, बीजेपी का बनता है। देखिए, इसके बारे में मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहूंगी कि अगर आप आंकड़ों की बात करें तो 272 का जो आंकड़ा है और जिस तरीके जो है वो अगर आंकड़े की बात करें हम, तो उस हिसाब से एनडीए 292 के अराउंड पहुंचा है। तो उनको सरकार बनाने का अगर आंकड़ों के आधार पर हम जाते हैं तो उनका अधिकार बनता है। लेकिन अगर हम नैतिकता की बात करते हैं तो जो ये 400 की बात कर रहे थे और बीजेपी अकेली 370 पार की बात कर रही थी, तो उस नैतिकता के आधार पर मैं नहीं मानती कि इनको सरकार बनाने का किसी भी तरीके का कोई भी अधिकार है या इनको बनानी चाहिए। ऐसा मेरा व्यक्तिगत मयंक कुमार सिन्हा हमारे साथ है। मयंक, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टी इतनी पुरानी है वो डबल डिजिट में रह गई और 295 सीटों का दमखम रख रही थी कि 295 सीटें हम लेके आएंगे। और देखिए, ये लोग इतना हतोत्साहित हो गए हैं मोदी जी की लोकप्रियता से कि औरों की ख्यालत की लेते नहीं है तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। तो ये दूसरों की तलाशी लेने में व्याकुल है। अरे अपने गिरबान में झांकिए कि आपको जनता ने क्या मैंडेट दिया है। आप 99 सीट पर सिमट के रह गए। विजय राठी, आप क्या पार्टी विजय राठी आप क्या कहेंगे? 240 सीटें लेके आई। मैं अभी मनोज जी, मैं कुछ कहूं? सब लोगों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले जी शाइना जी, मैं आता हूं आपके पास जी। इतने लोकप्रिय हैं मोदी जी की लोकप्रियता बताने में मयंक सिन्हा जी को 3 बार लोकप्रिय कैसे बोला जाता है वो बोलना पड़ा। वो सामने नहीं बोल रहे थे, मैं भी सुनना चाह रहा था कि कितने लोकप्रिय हैं। और जितना इनसे सवाल तो ये पूछना चाहिए ना अभी कि जो 400 पार, पहले तो उसका जवाब देना। वो कौन सी चीज थी आपकी 400 पार, उस पर जवाब दें। और चलिए, आपने जो सवाल पूछा वो हम पूछ लेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान और जुड़ गए हैं। शाइना जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर्वे का दूसरा सवाल, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए आपकी पहली पसंद क्या है? 71% लोगों ने कहा नरेंद्र मोदी
19% लोगों ने कहा राहुल गांधी, 4% लोगों ने कहा नीतीश कुमार और 1% लोग चंद्रबाबू नायडू का नाम ले रहे थे। 3% लोग अखिलेश यादव के बारे में जिक्र कर रहे थे और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। शाइना जी, दोनों सवालों का जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं उनको पहले आंकड़े देखने चाहिए। कहाँ है 240 और कहाँ है जहां 90 पार। और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने क्यों नारे घोषित की है। मैं बोलना चाहती हूँ कि जब कोई भी जंग में आप जाते हो तो आपके सिपाही को आप प्रेरणा कैसे देते हैं, ये कह के कि हार और जीत होते रहती है लेकिन हम जीत के तरफ जा रहे हैं। हर एग्जाम में क्या आपको 100% मार्क्स मिलते हैं? कभी कभार 90 और 80 भी मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है हार, इसका मतलब है डिस्टिंक्शन। और जनता का जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। हमने ईवीएम्स की बात नहीं की, हमने एग्जिट पोल्स की बात नहीं की, हमने किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं खेला। और स्पष्ट रूप से आज जो एनडीए के पास ऑलमोस्ट 300 है सीट्स, तो क्लियर मैंडेट, क्लियर हक, क्लियर सरकार मोदी 3.0 बनेगा। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का अलायंस, मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री और स्वाभाविक रूप से एक विकसित भारत और इस सपना को स्वीकार करने के लिए जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, जो यही चाहते हैं देश की प्रगति, चाहते हैं कि ये डेवलपमेंट न रुके, चाहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स उसी रफ्तार से चले जिस रफ्तार से चल रहे। शाइना जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया, आपने जिन बातों का जिक्र किया वो तस्वीर भी दिखाई दे रही है। हिमांशु त्रिपाठी साहब, शाइना जी ने साफ तौर पर कहा एक बड़ा नंबर है, 240 नंबर कोई कम नहीं होते। इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन जिन लोगों को टकटकी निगाह से देख रहा था, जिसमें नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री भी हैं, वो दोनों साफ तौर पर नरेंद्र मोदी को अपना नेता मान चुके हैं। यानी कि नंबर गेम की अब कोई बात ही नहीं है। बहुमत उनके पास है, राष्ट्रपति के पास जाने वाले, शपथ ग्रहण होने वाले। कहीं कोई तकलीफ परेशानी आपको दिखाई देती है? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर गेम अगर विपक्ष के पास होता तो फिर ये नैतिकता की बात नहीं करते, कोई बात नहीं करते और सीधे दावा पेश करते और सरकार बनाते। क्योंकि इनके पास नंबर गेम है नहीं, जनादेश सीधे सीधे एनडीए को मिला है, तो सरकार भी एनडीए की ही बनेगी, मोदी के नेतृत्व में बनेगी। आज जरूर आसमान में जब प्लेन उड़ा तो एक अफवाह उड़ी, क्योंकि नीतीश और तेजस्वी साथ साथ नजर आए प्लेन में, लेकिन धरातल पर जब जमीन पे उतरा तो ठीक उसी तरह से जिसे जनादेश मिला है। और धरातल की अगर बात करें तो धरातल यही है, धरातल पर कि बीजेपी और उसका गठबंधन बहुमत में है और जो बहुमत में रहेगा वही देश पर राज करेगा। तो बहुमत में बीजेपी और गठबंधन है तो निश्चित रूप से मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष जो चाहता था, जिस तरह इन्होंने 400 पार का दावा किया था, वही तमाम सभाओं में अखिलेश यादव भी ये कहते थे। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में बेशक उनको सीटें ज्यादा मिली है, लेकिन बात ये करते थे अखिलेश यादव कि एक जगह केवल बीजेपी लड़ रही है, बाकी 19 जगह हमारी एक तरफा जीत हो रही। ये तमाम प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने कहा है और एक जगह मेरी मौजूदगी में भी कहा है। तो नैतिकता की बात यहाँ नहीं आती, दावे सब करते हैं। अब उसका रिजल्ट जो है, रिजल्ट सीधे सीधे एनडीए के साथ है और सरकार के लिए जो आंकड़े चाहिए वो आंकड़े एनडीए के पास है, इसलिए पीएम मोदी बनेंगे, इसमें कोई लेकिन तमाम सारे सवाल चल रहे हैं, तमाम सारे सवाल इस बात को लेकर चल रहे हैं कि भाई क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं रहेंगे? क्या नीतीश कुमार डिप्टी पीएम की बात कर रहे हैं? इसी से संबंधित एक सवाल हमने पूछा था कि एनडीए सरकार में अगर डिप्टी पीएम बनाया जाए तो आपकी पहली पसंद क्या हो? 38% लोग नीतीश कुमार का नाम ले रहे थे, 14% लोग चंद्रबाबू नायडू के बारे में जिक्र कर रहे थे और 34% कह रहे कि कोई नहीं, और 14% लोग कह रहे हैं कि इनमें से कह नहीं सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे साथ जेडीयू के नेता और प्रवक्ता भी मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। मयंक साहब, ऐसी कोई उम्मीद है क्या? नहीं, देखिए, नैतिक मूल्यों के साथ हम लोगों ने कोई समझौता नहीं किया है। बिना आपको कुछ जो हम लोगों का नेचुरल अलायंस है। असल में मयंक साहब, ये सवाल मैंने आपसे पूछा, लेकिन तकनीकी खराबी ये हो गई या पता नहीं क्या समय का है, आवाज ही नहीं आ रही है और मुझे लगता है कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। विक्रम राठी हमारे साथ मौजूद है। विक्रम, आप क्या मानते हैं? विजय राठी जी। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपसे, मुझे समय दे देना, फिर उसके बाद शायद समय निकालते 80% आ जाएगा। मुझे पहले लगता था शायद प्रधानमंत्री जी की डिग्री पर
ये काम ऐसे हुआ कि 543 में से 33 पे आज जी। जो पास होता वो 272 भी नहीं है। अब 240 आ गए तो ग्रेस से पास हो रहे हैं। जी, आपकी भी शायद कुछ तकनीकी परेशानी आ रही है आवाज़ में। अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा इनकी आवाज़ ठीक करें। शायना जी, ऐसी कोई स्थिति है कि उप प्रधानमंत्री जैसी बात कोई चल रही है, या बीजेपी मानेगी या मोदी जी मानेंगे, या बस मंत्रिमंडल के सहयोगी के तौर पर, विभागों के तौर पर आप रहेंगे साथ? देखिए, कोई स्पेकुलेशन में जाने की आवश्यकता नहीं। मुझे लगता है सर्वप्रथम ये समझ लीजिए कि ये एनडीए का अलायंस है क्या। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश सर्वप्रथम, उसके बाद पार्टी, उसके बाद इंडिविजुअल, और पूरे सोच समझ के साथ भारत को जिस रफ्तार और गति के साथ लेके जाना है, मुझे लगता है ये निजी निजी सवालों के बारे में न करते हुए चर्चा ये समझना चाहिए कि देखिए, मैंडेट में कम ज्यादा आता है, लेकिन जो जीता वो वही सिकंदर। वोट शेयर और कौन से मार्जिन से हमारी हार जीत हुई, इसके ऊपर विश्लेषण होगा। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां समझ लीजिए कि हमारी कोई फुटप्रिंट नहीं है। जैसे उड़ीसा, कितना मेहनत किया और वहां सरकार बनी। आप देखिए वोट शेयर केरला में, तमिलनाडु में, वेस्ट बंगाल में, आप बात कीजिए तेलंगाना, आंध्रा का। तो ये सब चीजों को लेके प्रधानमंत्री ने ठान लिया है कि जो जो प्रदेश पूरे देश में जहां काम करने की आवश्यकता है, जनधन हो, मुद्रा बैंकिंग हो, आवास योजना हो, आयुष्मान भारत हो, एक एक व्यक्ति तक मिले। और जब हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसका मतलब है कि एनडीए के सभी घटक दल, सभी अलायंस पार्टनर्स इस विजन प्लान में सहमति दें। सारिका जी, उल्टे तरफ जी। आप इंडी अलायंस की बात करते हैं तो वहां गणित को छोड़ के, सत्ता का मोह माया को छोड़ के उनका कोई एजेंडा नहीं है। जी, सारिका जी, तो असल में गठबंधन की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, और अगर एनडीए के पास देखा जाए तो गठबंधन की मजबूरियां कम हैं, लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के पास देखा जाए तो इतनी सारी गठबंधन की मजबूरियां खड़ी हुई थी कि सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि अभी कोई गुंजाइश नहीं है। आप क्या मानते हैं? मनोज जी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं शायद सारिका जी, आपकी आवाज तकनीकी परेशानी आ रही है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि सारिका जी की आवाज ठीक करें। हिमांशु जी, आप क्या मानते हैं? गठबंधन की अपनी मजबूरी है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक का सफर अब तक का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ऐसी कोई मजबूरी दिखाई नहीं दी, और यही कारण है कि अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने एक लकीर खींचने की कोशिश की, चाहे वो विकास से जुड़ी हो, चाहे वो संकेतों से जुड़ी हो, चाहे वो संघ और संगठन के एजेंडे से जुड़ी हुई। लेकिन अब आप गठबंधन में हैं तो आप मानते हैं कि एक चुनौती होगी सबको साथ में लेते हुए, सबके मन की बात को समझते हुए अपने मन की बात करना? नहीं, इसमें बहुत ज्यादा चुनौती नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत ज्यादा कमजोर नंबर नहीं है बीजेपी का। तो ऐसे में कोई बड़ी चुनौती नहीं आने वाली है। और जब बीजेपी पूरी तरह से अपने आप जो है बहुमत में थी, फिर भी वो बीजेपी ने सहयोगी दलों को मंत्री बनाया और पूरा का पूरा सम्मान दिया। तो इस अतीत को याद करते हुए सहयोगी दलों को भी ये मालूम है कि अगर बीजेपी को हम छोड़ेंगे नहीं, तो आज नीतीश कुमार की जो शख्सियत है, जिस तरह का उनका पूरा ट्रैक निकाल रहा है, तो नीतीश कुमार को ये अच्छी तरीके से मालूम है कि हम विपक्ष की तरफ अगर जाएंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका नंबर काफी कम है। तो ऐसे में उप प्रधानमंत्री का कोई सवाल नहीं उठता। सीधे सीधे जिस तरह सरकार चल रही थी उसी तरह चलेगी। हाँ, जरूर थोड़ा बहुत मंत्री कैबिनेट में पिछली बार जो है साइडलाइन थोड़ा किए गए थे, तो उसमें मंत्रालय हो सकता है एक आध। मैं कुछ कहना चाहती हूँ मांगे नीतीश कुमार जी, मैं आपके पास आता हूँ शायना जी, लेकिन सर्वे का एक या। सवाल ले लें, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। सर्वे का जो सवाल है वो सवाल था कि जनादेश के लिहाज से क्या इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए? 55% लोगों ने कहा हाँ, और 43% लोगों ने कहा ना, और 2% लोग ऐसे थे जो उसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। शायना जी, गणित कहाँ बैठता है? सर्वप्रथम जो आपने चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू की भी बात की, तो 28 भी जो इंडी अलायंस को, तब भी इंडिपेंडेंस को भी जोड़े तो भी नहीं बनता है। मैंडेट जनादेश दिया है मोदी जी को, क्योंकि 240 पे एक तरफ और 99 के ऊपर एक तरफ। तो आप देखिए कि क्या है मैंडेट और क्या है नंबर्स। और भारतीय जनता पार्टी कोई मोदी जी खुद स्वयं
कोई रिस्क नहीं लेने वाले हैं। जहां बहुमत है इसलिए उन्होंने आगे बढ़ के, और देश की जनता चाहती है कि वो प्रधानमंत्री बने। उन्होंने एक गलत काम नहीं किया, एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। नहीं, लेकिन एक चुनौती तो शायना जी रहेगी ना। एक चुनौती, he was a man on a mission and is a man on a mission। एक चुनौती तो शायना जी रहेगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू अपने मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र करते हैं कि सत्ता में आए तो मुस्लिमों को 4% आरक्षण देंगे, और देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभा में ये बात कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूं मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलने दूंगा। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास तो नजर आता है ना। अब उसको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किस तरीके से ढाला जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। देखिए, एनडीए के पास हमेशा एक कॉमन मिनिमम एजेंडा रहा है और हमेशा रहेगा। रही बात अब विपक्ष की बात करें, हम खुद चाहते हैं कि देश में एक विपक्ष हो, स्वागत है उनका, लेकिन सिर्फ नकारात्मक सोच को लेके, सिर्फ सत्ता के मोह माया के लिए सब लोग एकजुट आए, कहें एक हफ्ते आप प्राइम मिनिस्टर, एक हफ्ते आप प्राइम मिनिस्टर, तो ये भारत के लिए होता क्या है? जिस रफ्तार से प्रगति हो रही है, 11वें नंबर इकोनॉमी से 5वें आना, 5वें से तीसरे के तरफ जाना, इसके लिए एक एजेंडा के साथ टीम वर्क की आवश्यकता है, और इस टीम लीडर में मोदी जी से बेहतर कोई नहीं पूरे देश में। ये बड़ा बात है। एक और सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है, उस सवाल की भी चर्चा कर लेते हैं कि आपके मुताबिक राहुल गांधी को किस संसदीय सीट से इस्तीफा देना चाहिए। 32% लोगों ने कहा रायबरेली से, और 53% लोग मान रहे थे कि वायनाड से, 15% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हिमांशु हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल पूछा गया था, राहुल गांधी जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कठिन है लेकिन मुझे सोचना पड़ेगा, और सोच के फिर तय करूंगा कि मैं किस सीट से इस्तीफा दूं। बड़ी चुनौती होने वाली है। उत्तर प्रदेश आप छोड़ना नहीं चाहते, और वायनाड ने आपको 2 बार सम्मान दिया है, और इस सम्मान को आप क्या यूं ही ठुकरा कर चले जाएंगे? ये चुनौती बिल्कुल राहुल गांधी के लिए बेहद मुश्किल भरा सवाल है ये, क्योंकि एक तरफ अगर वो वायनाड छोड़ते हैं तो मुस्लिमों की नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ेगी, दूसरी तरफ अगर रायबरेली छोड़ेंगे तो बहुत जमाने बाद जो है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति, मतलब बहुत कहा 1 सीट 2 सीट पाती थी, तो अब 6 सीट के आसपास पहुंचे हैं वो लोग। तो इतना बड़ा नंबर उनके लिए बहुत बड़ा नंबर, हालांकि 80 सीटें यहाँ है, तो उनके लिए बेहद कठिन है ये। और यहाँ भी अच्छी खासी जीत मिली रायबरेली में, ये माता जी की उनकी सीट है, तो मुझे जो लगता है हो सकता है वायनाड छोड़ दें वो, क्योंकि वो यूपी में 80 सीटें हैं, तो उनके लिए यूपी ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कहते हैं ना दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है। वो कोशिश करेंगे यहाँ, हालांकि जब टकराव आगे चल के लोगों के बीच टकराव भी हो सकता है, क्योंकि सीटें इनको ज्यादा मिले ऐसा संभव नहीं। जो सीटें इनको लड़ने के लिए मिली थी इस बार, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी ने भी दमदार प्रदर्शन किया उत्तर प्रदेश में। तो बात यही आती है कि ये वायनाड छोड़ सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या ज्यादा, और ये यहाँ से ही रास्ता जाता दिल्ली का, इसलिए हो सकता है ये जो है चाहे परिवार जनों से परामर्श करके हो सकता है ये छोड़ दें, और वायनाड और रायबरेली। शायना जी, अब तो आप मानती हैं कि राहुल गांधी 2 जगह से पास हो गए। देखिए, पास हुए हैं, इसके साथ साथ हमेशा पास होना चाहिए। तो मैं यही सलाह दूंगी एक शुभचिंतक के रूप में, आप वो कंस्टिट्यूंसी चुनिए जहां आप जाने वाले हैं और जहां आप सेवा करने वाले हैं। प्रधान सेवक के रूप में जो आप सिर्फ एक बार 5 साल में जाना चाहते हैं, तो ये आप अन्याय कर रहे हैं जनादेश के साथ। तो जनता को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, लेकिन शायना सोच जी समझ के, बिकॉज दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। इफ यू डोंट परफॉर्म यू विल पेरिश। शायना जी, मोदी जी तो बहुत नजदीक रहे बनारस के, उन्होंने तो वहाँ विकास भी किया, काम भी किया, बावजूद इसके उतने वोट नहीं मिल पाए जितने मिलने चाहिए। और जिस कांग्रेस नेता को एक अदना सा कांग्रेस नेता मान रहे थे, बड़ी टक्कर दी है उसने। देखिए, आप बार बार ये बात करते हैं, उत्तर प्रदेश को लेके बहुत सारे सामाजिक समीकरण और गणित के भी समीकरण हैं, जहां समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, अन्य दल, आप जानते हैं कि कैसे डिवीजन ऑफ वोट्स होता है, तो भी 1.5 लाख से जीत के आए हैं। आप क्या चाहते हैं कि हर बार सचिन तेंदुलकर सेंचुरी पे सेंचुरी स्कोर करे? कभी कभार तो थोड़ा अप डाउन होता है, इसका मतलब फेलियर थोड़ी ना है। दिस इज अ लेजेंड, एंड दिस इज अ लेजेंड इन प्राइम मिनिस्टर मोदी। उन्होंने जो काम किया है काशी के लिए, बनारस के लिए, हम सब जानते हैं।
हम सब जाते हैं और हम सब देखते हैं। अफसोस इस बात का होता है कि जब आपको एक विश्लेषण करते वक्त ऐसे पास फेलियर के भी वोट्स को लेके आप डिविजिव अप्रोच लेते हैं। यू कैन नॉट हैव अ डिविजिव अप्रोच। तो आपको नहीं लगता कि बनारस में इस तरह की चर्चा होनी चाहिए, या अयोध्या जहां पर आपने राम मंदिर बनाया, अयोध्या जहां पर राम मंदिर बनाते हुए पूरे देश में एक अलख जगाने की कोशिश की, वही अयोध्या हो पाए, और आप कहते हैं कि मतलब जिक्र भी ना किया जाए, चर्चा भी ना की जाए? ना, मैंने नहीं कहा जिक्र मत कीजिए। मैंने बोला आप जजमेंट पे मत आइए कि 1.5 लाख वोट मिले या 3 लाख वोट मिले या कम है या ज्यादा है। जो जीतता वही सिकंदर। और क्यों नहीं जीते, आपको पता है हमारे मुंबई में एक सीट हम जीते 40 वोट से। क्या आप बोलेंगे कि ये जीत नहीं है, ये हार है? नहीं ना। तो इट्स डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस जो हर एक जगह पे होता है। चलिए सर्वे का एक और सवाल ले लेते। 2024 के चुनाव में 400 पार का नारा क्या बीजेपी को नुकसान कर गया? 73% लोगों ने कहा हाँ नुकसान कर गया, 26% लोगों ने कहा नहीं, और 1% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हिमांशु त्रिपाठी। नुकसान किया है, और खासतौर से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर था वो पूरा का पूरा जो है एनडीए गठबंधन में शिफ्ट हो गया। आप कई सीटों की व्यक्तिगत जानकारी मुझे है, जैसे अगर आगरा की सीट की बात करें तो आगरा के संसदीय इतिहास में जब से आजादी के बाद आज तक चुनाव हुए हैं हमेशा बीएसपी नंबर 2 पे रही है, लेकिन इस बार बीएसपी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आई, और पहली बार जो है करीब 3 लाख वोट समाजवादी पार्टी ने हासिल किया। इसी तरह अयोध्या सीट पर तमाम सीटें ऐसी है तो जहां बसपा एकदम समाप्त सी हो गई, बर्बाद हो गई बसपा। तो 400 पार का नारा और संविधान बदलने की बात, इस बात की अफवाह कहिए जो कहिए, अफवाह को जो है जन जन तक पहुंचाने में, खासतौर से बहुजन तक पहुंचाने में विपक्ष सफल रहा, और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा, और बसपा एकदम हाशिए पे आ गई, और बसपा का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली है। वरना नजारा कुछ और होता, और ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ये आंकड़े एकदम अलग होते, और बीजेपी अपने दम पे अकेले बहुमत में नजर आती। लेकिन ये 400 पार का नारा जो है निश्चित रूप से नुकसान दिया है, और इसको कई शायना जी, ये नारा क्या वाकई 400 पार का ये हकीकत का नारा था, या कार्यकर्ता में उत्साह पैदा करने के लिए बस यूं ही कह दिया गया? मुझे लगता है कि बेंचमार्क थोड़ा ऊंचा था, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कार्यकर्ता को प्रेरणा नहीं मिलती है या इंथुजियाज्म कम होना चाहिए। कभी कभी जैसे कि मैंने कहा स्कूल के एग्जाम में आपको 100% मिलते हैं, 90% मिलते हैं, 80%, लेकिन फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन तो फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन है। तो हार जीत में भी ये तुलना करना कि आपने नारा दिया और आपका नहीं हुआ, आप नहीं देख रहे हैं कि हमारी हालत कांग्रेस जैसे 100 पे नहीं है, 100 के ऊपर 150 होता है, 150 के ऊपर 200, और 200 के ऊपर होता है 240। तो ऐसा नहीं है कि ये परफॉर्मेंस कुछ रिजेक्ट परफॉर्मेंस है। ऐसा तो नहीं कि कार्यकर्ता ये सोच रहे थे कि दिल्ली आजकल सुन ही नहीं रही है, और अगर 400 पार आ गया तो ऐसा ना हो कि सुनने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए, तो कार्यकर्ताओं ने कहा थोड़ा थमा जाए। ना, मुझे नहीं मुझे ये आपका विश्लेषण हो सकता है, आपकी सोच हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास 11 करोड़ कार्यकर्ता है, और आप देखिए कि 2014 में मोदी जी को 17 करोड़ वोट मिले, 2019 में 22 करोड़ वोट मिले, और 2024 में उससे भी ज्यादा मिला। तो ये हार जीत में जो है एवरी कंस्टिट्यूंसी इज डिफरेंट। कौन जीता है, क्या है मार्जिन, कौन सब खड़े थे, क्या था समीकरण, ये सब चीजों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जरूर विश्लेषण करेगी। और कौन कह रहा है कि हम इंट्रोस्पेक्ट नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हमारी हार हुई है, हमारी जीत है, और बहुत गर्व से कहते हैं कि 8 तारीख को देश का प्रधानमंत्री जब बीजेपी विश्लेषण करेगी तो उसमें कई चौंकाने वाली चीजें भी निकल कर आएंगी। सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं। 2024 के चुनाव नतीजों में बीजेपी की सीटें घटने की वजह आप क्या मानते हैं? मोदी के भरोसे ज्यादातर उम्मीदवार रहे, 31% लोगों ने ऐसा कहा, 22% लोगों ने कहा कि कम वोटिंग परसेंटेज रहा, 4% लोगों ने कहा, मात्र 4% लोगों ने कहा एंटी इनकम्बेंसी थी, और 39% लोगों ने कहा कि नेताओं का अति आत्मविश्वास रहा। 4% लोग इसमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे।
हिमांशु त्रिपाठी साहब, मुझे लगता है कि जो सवाल पूछे गए और जो विकल्प दिए गए उसमें जो राय लोगों की निकल कर आई करीब करीब वही है। निश्चित रूप से कुछ जो सीटें हैं उसमें प्रत्याशी को बदलना चाहिए था, प्रत्याशी नहीं बदले गए। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पास पास में 2 सीटें हैं, एक सीट है आगरा की, दूसरी फतेहपुर सीकरी की। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो आगरा में 70,000 वोट से एसपी सिंह बघेल जीते थे, और आगरा जनपद की दूसरी सीट जो फतेहपुर सीकरी है वहां राजकुमार चाहर 4 लाख वोट से जीते थे। लेकिन इस चुनाव में राजकुमार चाहर की जीत का अंतर सिर्फ 44,000 रह गया, जबकि एसपी सिंह बघेल का अंतर जो बढ़ के 2.25 लाख हो गया। तो यहाँ आप बात करेंगे कि चूंकि वही पीएम मोदी है, वही बीजेपी है, लेकिन प्रत्याशी की परफॉर्मेंस आप देखिए। एक प्रत्याशी जो पिछला चुनाव 70,000 से जीता, वो इस बार का चुनाव 2.25 लाख वोट से जीता, लेकिन दूसरा प्रत्याशी जो 4 लाख से जीता था वो इस चुनाव को मात्र 44,000 से जैसे तैसे जीता है। तो कई जगह ऐसी शिकायतें थी, जनता नाराज थी, तो उसका असर पड़ा है परफॉर्मेंस पर बीजेपी प्रत्याशियों के। तमाम जो पहली सूची आई थी बीजेपी की उत्तर प्रदेश के लिहाज से, वो थोड़ा ठीक नहीं थी, क्योंकि तमाम सांसदों के प्रति जिस तरह नाराजगी थी, लेकिन उनको टिकट दिया गया, इसका नुकसान हुआ है बीजेपी को। इसके अलावा पीएम मोदी, ये मान लिया तमाम प्रत्याशियों ने कि चुनाव पीएम मोदी लड़ रहे हैं, और तमाम प्रत्याशी ऐसे थे जो 5 साल तक जो है लगातार जनता के बीच बने रहे, तो उनकी जीत का अंतर बरकरार रहा या बढ़ गया। लेकिन जो अपने आप को सांसद के साथ साथ कुछ बड़ा पद दे दिया गया, तो वो जनता से थोड़ा कट गए और उनको ये लगने लगा पीएम मोदी के नाम पे हम चुनाव जीत जाएंगे। बिल्कुल तो सही कहा अति आपने। आत्मविश्वास था जी तो इसका नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, जी, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उड़ीसा में नहीं हुआ, दिल्ली में नहीं हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत थोड़ी अलग है, यहाँ थोड़ा जातिवाद का भी वो रहता है, तो इसलिए यहाँ नुकसान हो गया जनता से कनेक्ट न होने का और अति आत्मविश्वास रहने का। सारिका सिंह कांग्रेस की प्रवक्ता है हमारे साथ मौजूद, उनसे पूछते हैं वो क्या मानती है इस मुद्दे को लेकर। सारिका जी। मनोज जी, आवाज आ रही है मेरी? देखिए मनोज जी, जी कि अगर हम बात करते हैं इस चुनाव के नतीजों की, तो आप पूरे अगर चुनाव में कहीं भी देखें तो नरेंद्र मोदी ने एनडीए के नाम से कहीं भी वोट नहीं मांगा। आज ये एनडीए की और घटक की बात करते हैं, पूरे चुनाव में इनके भाषण सुन लीजिए, इन्होंने हर जगह सिर्फ वोट मांगा मोदी के नाम पर। मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, कहीं एनडीए का नाम नहीं था कि एनडीए को जिताए। जबकि अगर आप इंडिया गठबंधन को देखें तो हमने पहले से लेकर के आखिर तक हमेशा सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात करी है। अब ये सुर बदलने वाली बातें जो इनकी शुरू हुई है कि हम ये करेंगे, आप ये बताइए नैतिकता है कहाँ? नैतिकता कहाँ है? जब आप शुरू से आपने नारा दिया कि इस बार मोदी की गारंटी है और आप 400 पार हमें करवाइए, आप 400 कहा, आप 240 पर अटक गए, आपको तो बहुमत भी नहीं मिला। क्लियर कट अगर बीजेपी का हम देखें तो आपको बहुमत नहीं मिला, और जो जनता से आपने वोट मोदी के नाम पर मांगा, तो मोदी को तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। विजय राठी, आप क्या मानते हैं? तो किस आधार पर ये एंटाइटल अपने आप को समझते हैं कि उनको बनाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, मैं एक चीज आपसे बता दूं, जो जुमला था पहले वो अब अंग्रेजी में गारंटी होकर के आया है। देश की जनता और खास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ गई है। एक तरफ वो लोग हैं जो सही रास्ते पे और सही के साथ, गरीबों के साथ है, दलितों के साथ है, पिछड़ों के साथ है, जाति जनगणना चाहते हैं, जो हक मारा जा रहा है उसकी पैरवी करने वाले। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पिछले कई सालों से झूठ बोलते आ रहे हैं, जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में पेपर लीक हुए, जिनके राज में किसानों की हत्याएं हो गई, जिनके राज में किसानों को दाम नहीं मिला, इतने बड़े बड़े आंदोलन हो गए जो शायद देश में नहीं हुए। अब देश की जनता, और खास तौर से अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वो समझ चुकी है कि कितने दिन उनको बेवकूफ बनाओगे। जब आप याद कीजिए पुराने वाले टेन्योर में केशव प्रसाद मौर्य को इन्होंने घोषित किया था एक तरीके से, जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, अगर चुनाव जीतेंगे तो मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब पिछड़ों ने भर के इन्हें वोट दिया, उसके बाद मुख्यमंत्री बने दूसरे, उसके बाद जिस तरह के लॉलीपॉप ये देते रहे, तो जनता अब समझ चुकी है। जनता समझ चुकी है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने कैसा पैसा लिया है। जनता तो क्या ऐसा ही लॉलीपॉप जेडीयू को भी दिया जा रहा है मयंक जी? जिस तरह की ये महंगाई चीजें इन्होंने कर दी पूरे उत्तर प्रदेश देश में, तो जनता समझ चुकी है, उनके विरोध में उठ खड़ी हुई है जनता। तो इसलिए मयंक जी, क्या ऐसा ही लॉलीपॉप जेडीयू को भी दिया जा रहा है? नहीं, देखिए बहुत क्लियर है, हमारी पार्टी एक नेचुरल अलायंस है और बिना कोई शर्त के हम लोगों ने समर्थन देने का काम किया है।
हम साथ में बिहार का नहीं, आप सरकार ऐसा भी चला मत रहे हैं। बोलिए कि बिना हमने- बिना शर्त के समर्थन देने का काम किया है। बिल्कुल 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 बिना शर्त मंत्री का पद तो नहीं समर्थन है। मांगेंगे? किस बात का सर, किस बात का सर? अरे हम लोग बिहार में सरकार चला रहे हैं। हाँ। और हम लोग साथ में चुनाव लड़े हैं एनडीए के साथ में मिलके। तो किस बात का सर? मतलब शर्त मंत्री ये- पद नहीं शर्त मांगेंगे तो क्या? नहीं, ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, किसको मंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे। क्या बात है। जनता दल यूनाइटेड का कोई शर्त नहीं है। और माननीय नेता जो दोनों लोकप्रिय नेता हैं बिहार के और एक देश के, तो दोनों मिलकर जब सरकार चलाएंगे तो देखिएगा कितना काम होगा। और आप देखिए कि जो कांग्रेस पार्टी के हमारे बड़े भाई बोल रहे थे जो हैं अभी, तो उन्होंने क्या बोला कि अरे 10 साल में इन्होंने जुमलाबाजी किया और उसको मोदी की गारंटी नाम के दे दिया लाके। तो आप बताइए कि जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का काम कर रहे हैं तो ये कांग्रेस क्यों नहीं की 70 साल में? लोगों को घर क्यों नहीं दिया? ये शायना जी बार बार विपक्ष के नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अपने भाषणों में या इसके पहले कभी एनडीए की बात नहीं हुई, लेकिन अब सिर्फ एनडीए की बात की जा रही है और इसके पहले मोदी अपनी बात कर रहे थे। 2 सेकंड मनोज जी, 2 सेकंड में जवाब दो। अच्छा चलिए आप बोल दीजिए, उसके बाद शायना जी बोल देंगे। बोल दीजिए विजय जी। मैं अभी तो देखिए, देश के बड़े नेता 5वीं अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं, अभी तीसरी अर्थव्यवस्था कहां से आ गई? जिस देश में अभी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जा रहा है, अभी तीसरी अर्थव्यवस्था की बात नहीं कर सकते। जिस देश में हर 1 मिनट में और 2 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर लेता हो, या भूख से 9 मिनट आपके टाइम में नहीं किसान आत्महत्या कर रहा था? ठीक है, मैं आपकी बात एक बड़ी कर देता हूं। हमारे टाइम में किसान आत्महत्या कर रहा था, तो आप उसी पदचिन्हों पे चल रहे हैं क्या? नहीं, आप ये जो बोल रहे हैं, आप जो ये बात बोल रहे हैं किसान आत्महत्या कर रहा है, तो आप अपना आंकड़ा दीजिए ना भाई, अपना आंकड़ा दीजिए। आप लोगों ने तो आपने 2014 से बंद किया, भूखे लोगों को मारने का काम किया है। मोदी सरकार ने गारंटी दिया कि 5 किलो अनाज देकर उन्होंने गारंटी दी, भूखों को नहीं मरने देंगे जो भूख से उन्होंने पीड़ित हैं बेचारे। तो आप लोगों ने तो उनका राशन चुरा लिया, राशन घोटाला कर दिया 70 साल में। जो राशन था वो कांग्रेस पार्टी टकार गई। की गारंटी से दी। अगर हजारों करोड़ रुपया लेकर के विदेश भागेंगे, इंदिरा आवास का पैसा जो है, इंदिरा आवास का बिल्डिंग खंडर हो गया, लेकिन कोई इंदिरा आवास को आवंटन नहीं किया गया जो गरीबों को। तो मोदी सरकार ने जो काम तय किए उसको सुनिश्चित किया, उसको पहुंचाने का काम किया गरीबों तक। आप देखिए, आप लोग बहुत हतोत्साहित हम समझ रहे हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि आप लोग का जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने थे वो पूरा नहीं हो पाया। तो नहीं पूरा नहीं। शायना जी आप अपनी बात कर लीजिए, ठीक है, हो गया। शायना जी अपनी बात कर लीजिए। देखिए, मोदी जी ने पिछले 10 साल में 25 करोड़ गरीब को गरीबी की रेखा से ऊपर उभर के लाए हैं। और आप बोल रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, नहीं सुन लीजिए, एक बार बोलने दीजिए ना आप विजय जी, जैसे वो बोलेंगे फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार उनको अपनी बात पूरी ये आंकड़े हम नहीं बना रहे हैं, ये हकीकत है। जब 11 करोड़ मनोज जी सारिका जी मैं आपके पास आ रहा हूं। 13 करोड़ महिलाओं को शौचालय मिलता है, जब 55 करोड़ लोगों को विजय जी एक बार बात पूरी हो जाएगी ना तो फिर आप लोग जवाब दे सकते हैं। 4 करोड़ लोगों को आवास मिलता है। ये सब चीज आप उपलब्धि में नहीं गिनाते हैं ना। मैं सिर्फ पूछना चाहती हूँ कि रफ्तार के साथ जब लोगों को ये समझाया गया है और दिया गया है कि आपको आर्थिक सुरक्षा चाहिए, हाँ फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चाहिए, उसके लिए शासन आपको शिक्षा, सुरक्षा सभी चीज प्रावधान करेंगे। और यहाँ जब इस गति पे भारत का नाम विश्व भर में बड़ा होता है तो आपको आपत्ति होती है कि हम कहाँ कह रहे हैं 11वें, 5वें, 5वें के और या तीसरे के तरफ हम बोल रहे हैं। ये हकीकत है। वर्ल्ड पूछना चाहती हूँ कि जब एक तरफ ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम 5वें और अभी इसी स्क्रीन पर तीसरी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था आप बात बीच में मत बोलिए मयंक जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। और फिर आप एक तरफ 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात कर रहे हैं,
आप रोजगार क्यों नहीं जनरेट हो रहे हैं पिछले 10 साल में? एम्प्लॉयमेंट देखिए, आपके शासनकाल में फ्री सब्सिडी सुरक्षा ये सब्जी मंडी खोल करके थोड़े ही बैठे हैं कि आपने आप ये बताइए कि जो लोगों से आपने प्रॉमिस, मयंक जी प्लीज, आपने प्रॉमिस आपने किया है ना, प्रॉमिस आप कर रहे हैं। आपके मैनिफेस्टो के अंदर आपने नौकरियों की बात करी थी, आपने 2 करोड़, चाइना जी प्लीज सुनिए, 2 करोड़ नौकरियों की आपने बात करी थी, आपने रोजगार क्यों नहीं जनरेट किए? आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आए? सुनिए क्यों नहीं आपने, सुनिए तो सही, आपने एमएसएमई को क्यों नहीं मजबूत किया? आपने छोटे उद्योगों को क्यों नहीं मजबूत किया? बड़ा नहीं बना है मैम। अरे भारत का नाम कहाँ बड़ा हो रहा है मैडम? मोदी जी, और आप नजर में तो होगा ही नहीं, विश्व के नर में, हंगर इंडेक्स में देखिए ना कहाँ जा रहा है, कितने करोड़, हिंदुस्तान की जो पूरी वेल्थ है ना, अभी आप तय कीजिए कि वो बात करेंगे यहाँ सिर्फ और सिर्फ 21 लोग नहीं, मुझे भी अधिकार है ना। सारिका जी, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि सारिका जी आपको पता है कि ऐसी कोई भी गाड़ी किसी भी कंपनी की अगर नई आती है ना तो उसकी महीनों वेटिंग लग जाती है। ये हिंदुस्तान है, इसलिए ये भी मत कहें कि इस हिंदुस्तान में इतने गरीब हैं। विजय कुछ कहना चाहते थे। तो विजय जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मनोज जी 10 साल दिए हैं ना इनको, और प्रॉमिस क्यों किए? विजय जी आप अपनी बात आपने ऐसे जो आपसे हो नहीं सकते थे वो प्रॉमिस आप क्यों कर रहे थे? विजय जी आप क्यों चढ़ा रहे हैं? आंकड़े वर्ल्ड बैंक पे जाके देखिए, वर्ल्ड बैंक क्या बोल रहे हैं, IMF क्या बोल रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या। आप मैडम आंकड़े रखिए ना, आंकड़े। विजय जी, सारिका जी, विजय जी अपनी बात पूरी कर लें एक बार। जी विजय जी देखिए, मैं एक चीज बता दूं, अभी बीजेपी की थी, शायद हमारी बहन जी बोल रही थी, मैं आपको एग्जैक्ट आंकड़ा बता दूं। इन्होंने ये कहा कि 24.8 करोड़ लोग पॉवर्टी से बाहर आए। मैं आपको बता दूं इसमें क्या इन्होंने खेल रचा है। ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा चमत्कार हिंदुस्तान में हुआ कि 24.8 करोड़ लोग बाहर आ गए हो। इन्होंने यूनाइटेड नेशन का जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसको यूज किया, जबकि 8 साल से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का सर्वे हिंदुस्तान में इन्होंने कराया नहीं। आप उसको समझिए, इन्होंने पता क्या इंडिकेटर उसमें रखे हैं कि बच्चे घर में पैदा होते हैं कि हॉस्पिटल होते हैं। अरे बच्चे तो ज्यादातर हॉस्पिटल में ही पैदा होते हैं। इन्होंने कह दिया बड़ी है, जिस घर में पूछा कि भाई बच्चे कहाँ पैदा होते हैं, कि हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में भी एम्बुलेंस कौन सी, जो अखिलेश यादव जी ने चलवाई है। तो अच्छा, इस बच्चा तो घर में ही पैदा नहीं होता, तो इसका मतलब आप गरीब नहीं है। चलिए, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आपने अखिलेश यादव के नाम का जिक्र किया, तो सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ पूछ लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़े नुकसान की वजह आप किसे मानते हैं? 13% लोग कहते हैं कि अखिलेश और राहुल की केमिस्ट्री, 22% लोग कहते हैं जातिगत वोटिंग, 18% कहते हैं सरकार विरोधी लहर है, और 41% लोगों का मानना था कि किसानों की नाराजगी है, और 6% लोग इस पर किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। शाइना जी, आप क्या मानती हैं बड़ी वजह? मैं इस पे टिप्पणी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि प्रजातंत्र, लोकतंत्र में जनादेश ही तय करता है हार जीत, और जो भी कहे हम स्वीकार करेंगे। आप बोल सकते हैं कि अखिलेश ये वो, मैं तो बोलूंगी कि हमारे पास एक मैजिक नाम था, वो है नरेंद्र मोदी जी। हाँ जरूर लोग थोड़े कंप्लेसेंट हो गए, क्योंकि उनको लगा कि डबल इंजन की सरकार थी वहां। नहीं, कंप्लेसेंसी शायद हो सकता है एक फैक्टर, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि पार्टी के चिंतन के बाद ही ये पता चलेगा कि वस्तुस्थिति क्या है। मोदी जी जादू करते हैं मनोज जी, बिल्कुल 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 जादूगर है हमारे नजर में है, लेकिन इतने 60 करोड़ लाभार्थियों को जो फायदा मिला है इस देश में, उनके राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से, और राजनीतिक इच्छा शक्ति स्थिरता आप कभी नहीं समझेंगे। जिस व्यक्ति ईमानदारी के साथ 18 घंटे 20 घंटे रोज काम करते हैं, मुझे लगता है कि इसका सही जवाब हिमांशु त्रिपाठी देंगे। हिमांशु साहब, हमने जो सवाल पूछा है उसमें कई सारे विकल्प हैं, और उन विकल्पों को दिया गया है। आप क्या मानते हैं कि वाकई अगर 2024 के चुनाव के नतीजे में बीजेपी की सीटें घटी हैं तो उसकी बड़ी वजह क्या है? मनोज जी 2 सेकंड तो दीजिए। मैं आता हूं विजय जी आपके पास। मैं जो मानता हूं उस सवाल शायद सर्वे में नहीं था। मुझे तो साफ साफ यही लगता है कि बसपा जिस तरह से कमजोर हुई है और बसपा का जनाधार पूरी तरह से खिसक गया है, जहां जहां बसपा नंबर 2 पर आती थी वहां नंबर 3 पे आ गई है। इस वजह से जो बसपा के वोटर थे, खासतौर से अनुसूचित जातियों के वोटर जो थे, वो सपा की तरफ शिफ्ट हुए हैं, और संविधान बदलने वाली बात ये मन में
बैठी अनुसूचित जाति जनजातियों पर, और ये सीधे सीधे बीजेपी से इन्होंने किनारा कसा, इसका नुकसान हुआ और इसी वजह से बीजेपी की सीटें कम हुई हैं और सपा की सीटें बढ़ गई। लेकिन हिमांशु जी, जो अनुसूचित जनजाति है यानी कि ट्राइबल है, वो तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, वो छत्तीसगढ़ में है, वहां तो अपार सफलता बीजेपी को मिली है। अनुसूचित जनजाति, हम दोनों की बात करें, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जी। तो अनुसूचित जाति यानी जो बसपा का मेन वोटर था, प्रमुख वोट बैंक जो था बसपा का, वो खिसक गया है और वो सपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऐसा आप किसी भी सीट को उठा के देख लीजिए, जहां बीएसपी कड़ी टक्कर देती थी वहां तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे जाकर पहुंच गई है। तो वो जो है वो बड़ा जनाधार हासिल किया अखिलेश यादव ने, इस वजह से अखिलेश यादव की सीटें तेजी से बढ़ी हैं और बीजेपी की सीटें घट गई उत्तर प्रदेश में। सारिका जी, बड़ी चुनौती है इसे संभाल के रखना, इस वोट देखिए, बैंक को। मैं सबसे बड़ी बात ये देखिए, वोट बैंक जो बीजेपी का घटा है और वो जो बीजेपी को मैंडेट नहीं मिला है, उसके पीछे 2-4 बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन, महिलाओं की सुरक्षा और बेरोजगारी। आप जितने भी किसान, आप हरियाणा में देखिए, पंजाब में देखिए, राजस्थान में देखिए, उत्तर प्रदेश में देखिए, जहां जहां जाट और किसान, मैं कहना चाहूंगी किसान का जहां पर ज्यादा उसकी संख्या ज्यादा है, उन सारे क्षेत्रों में इनको करारी हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात, महिलाओं और युवाओं ने जो पिछले 2 कार्यकाल, जो 2014 और 2019 में जिनको भर भर करके इनको वोट दिया था युवाओं ने, क्योंकि इन्होंने झूठे वादे किए नौकरियों के, ये वो, तो युवाओं को अग्निवीर जैसी इन्होंने एक बहुत बड़ी सौगात दी, उससे युवाओं का इनसे मोह भंग हुआ। दूसरा, आप महिलाओं की बात करें, उनके रसोई के ऊपर इन्होंने महंगाई कम करने का वादा 2014 में किया, और आज अगर आप रसोई पे और घर चलाने के ऊपर अगर हम देखते हैं तो हम पाएंगे कि महंगाई कई गुना, घर चलाना मुश्किल हो गया और महंगाई बहुत सारी गुना बढ़ गई। मयंक जी, आप सहमत हैं? 3 मुद्दे हैं, चाहे आप महिला हो, युवा हो, किसान हो, श्रमिक हो, मेरी बात सुन ली जाए थोड़ी सी। पहले 2014 में किसी व्यक्ति को तनख्वाह मिलता था 20,000, अब उसको मिल रहा है 24 में 40,000 रुपया। 400 रुपए में 400 रुपए का सिलेंडर आता था, वो 1200 रुपए का आता है। बात सुन लीजिए, आप जब बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, जब आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था, आप जब बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। नहीं, आप बोलिए ना, बोलिए बोलिए बोलिए, आप सुन लीजिए। पहले 2016 तक 6,061 किलोमीटर रोड बना था और 21-22 में 10,457 किलोमीटर रोड बना। ये जो है कि 6 साल में इतना रोड बना, तो आप ये बताइए कि पैसा कहां से, 10 साल में जो 150 लाख करोड़ का कर्जा हिंदुस्तान के ऊपर बढ़ गया, आपको सिर्फ कर्जा ही दिखाई देता है, तो वो भी बताइए ना। आपको सिर्फ कर्जा ही दिखाई देता है, आपको देश का विकास नहीं दिखाई देता है। 250 करोड़ पे ले आए, वो भी तो बताइए, 250 का आंकड़ा। अच्छा, इतना बताइए कि कांग्रेस ने जो इतना घोटाला किया 70 साल में, वही पैसा छोड़ देते कहीं से घोटाले। साहब, बिहार में कुछ दिनों पहले गठबंधन में थे, तब तो ऐसी बात नहीं कर रहे थे आप। चलिए, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सर्वे का एक और सवाल है बंगाल से जुड़ा हुआ। बंगाल में बीजेपी को बड़े नुकसान की वजह आप क्या मानते हैं? 55% लोगों ने कहा ममता बनर्जी का क्रेज, 4% लोगों ने कहा संदेश खाली का फेल होना, 10% लोगों ने कहा CAA का डर, और 15% लोग बंगाली अस्मिता के दांव की बात कर रहे थे, और 16% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। हमारे साथ शाइना जी हैं। शाइना जी, संदेश खाली को बंगाल से लेकर और पूरे देश भर के जिले में प्रदर्शन करके, धरना करके बड़ा करने की कोशिश की, और ये माना गया कि संदेश खाली एक बड़ा असर बंगाल में भी करेगा और दूसरी जगह पर भी करेगा, लेकिन बंगाल में तस्वीर इसके ठीक उलट निकली। देखिए, संदेश खाली हो या फिर आप देखें कि किस ढंग से नंदीग्राम में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, बहुत अफसोस होता है। एक महिला मुख्यमंत्री, जब लॉ एंड ऑर्डर जो एक स्टेट सब्जेक्ट है उसके ऊपर उन्होंने फोकस नहीं किया। अभी हार जीत इस मुद्दे से आपको लिंक करना है या कोई अन्य? मैं तो बोलूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरे वेस्ट बंगाल में बहुत ही गंभीर है परिस्थिति, और आते हुए दिन में हम उम्मीद करते हैं कि ममता बनर्जी, जो खुद स्वयं एक महिला है, वो इनको बहुत ही सीरियसली ले। रही बात भारतीय जनता पार्टी ने संविधान को लेके भी आपने एक टिप्पणी की, तो इसलिए मैं इसका भी जवाब देना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? 106 बार जो संविधान में
प्रावधान यानी कि अमेंडमेंट आया है उसमें से 80 बार कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। बाकी जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में प्रावधान लाए तो कौन से, ट्रिपल तलाक, नारी शक्ति वंदन, एब्रोगेशन ऑफ 370, CAA, जिसमें एक मैसेज बिल्कुल स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि वी मस्ट सेलिब्रेट कॉन्स्टिट्यूशन डे, प्रियम्बल को बच्चों तक लेके जाएं, लेकिन जब अमेंडमेंट्स होते हैं तो क्यों होते हैं कि देश हित में हो। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई गलत काम हुआ है या कोई गलत ढंग से पेश किया गया है। आई थिंक इन टोटलिटी आपको देखना चाहिए कि क्या काम हुआ है, किसने क्या किया है और उस आधार पे जज करें। विजय जी, देखिए, एक तो बहन जी सायना जी मुझे लग रहा है बीजेपी की प्रवक्ता हैं। मनोज जी, हाँ, बीजेपी की ही प्रवक्ता है, कोई शक है आपको? जी नहीं, मैं बीच में इसमें से लेफ्ट हो गए थे ना, हमको पता जी, नहीं जी, लेकिन बातों से लग रहा है। देखिए, एक बात तो इन्होंने कही पहले कि मोदी जी जादूगर है, ये सही बात है, इन्होंने कहा, हम भी लोगों को यही समझा रहे हैं। हमारे यहाँ मेले में एक मैंने बोला उनका, वो जादूगर है। अरे सुनते हो आप अंग्रेजी नहीं समझते ना, इसलिए आप बोल रहे हैं। मैंने जादूगर नहीं, मैंने मैजिशियन नहीं बोला, मैजिशियन है जादूगर। मैडम, आप भी अंग्रेजी, मैजिक नेम, आप नहीं, इस हिंदुस्तान अंग्रेजी को तो क्या आप है? हटाने का प्रयास आपकी पार्टी कर रही है। सुनिए, वो कहते हैं कि मोदी जी जादूगर, जैसे हमारे यहाँ क्या करता था, मैंने नहीं बोला कबूतर निकालता था, मैजिक नेम। तो हम पूछते थे उससे, भाई ये कबूतर असली है? वो कहते थे नहीं, कभी संदूक से ऊपर उठा दे आदमी को, हम कहते थे सच में हो रहा है, कह रहे नहीं, ये सब धोखा। तो वही एक बात। दूसरी बात, मनोज जी, आपके माध्यम से मेरा सवाल है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक सवाल मेरा इनसे है कि ये बताइए, ये 24 करोड़ 80 लाख लोग जो हैं, ये गरीबी रेखा से कैसे बाहर आए? क्या दिया आपने? रोजगार दिया उनको, आपने खाना दिया उनको, आपने व्यापार दिया उनको, वो कैसे बाहर आए? हमने शिक्षा दिया, सुरक्षा दिया और उनको आत्मनिर्भर किया। उससे वो गरीबी के इंडिकेटर्स होते हैं। आप मुझे यही बता दीजिए, शिक्षा, सुरक्षा, असल में विजय साहब, बीपीएल की एक गाइडलाइन होती है और जब कुछ सुविधाएं आपको मिल जाती है तो आप बीपीएल से अपने आप ऊपर उठ जाते हैं। हिमांशु जी, संक्षेप में 1 मिनट में कार्यक्रम खत्म करना है। इन्होंने बदल दिया इंडिकेटर्स, जो ओरिजिनल मोर्टेलिटी रेट है, बर्थ रेट है, वो यूज ही नहीं किया इन्होंने। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन्होंने यूज ही नहीं किया, सर्वे इन्होंने बदल दिए। जनादेश जो है, जनादेश वो इंडी गठबंधन को नहीं मिला है, उसकी सीटें बढ़ी है, लेकिन अभी जो सरकार बनाने की स्थिति है वो इंडी गठबंधन की नहीं है, मजबूत विपक्ष की है। और शायद अभी कुछ देर पहले जो सूचना आई है कि विपक्ष की भूमिका ही निभाएगा इंडी गठबंधन और सरकार बीजेपी की और उसके गठबंधन की ही बनेगी। लेकिन ये बड़ा सबक है बीजेपी के लिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, कि किस तरह से उसका जनाधार कम हुआ है। साथ ही साथ विपक्ष के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि जिस तरह से उसको मजबूती मिली है, ये मजबूती कैसे वो और आगे बढ़ाए, किन मुद्दों को लेकर। और कहीं ना कहीं संसद में जिस तरीके से मजबूत विपक्ष है, उसमें कामकाज को लेकर भी क्या वाकई बीजेपी को परेशानी आएगी, सरकार को परेशानी आएगी, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि सरकार एनडीए की बन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और 8 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह भी है। विजय साहब, आपको बता दें, देश के प्रधानमंत्री शपथ लेने वाले हैं, नए मंत्रिमंडल का स्वरूप भी आपके सामने आ जाएगा। फिलहाल हमने तमाम सवालों पर लोगों की राय आपको दिखाई, उस पर चर्चा की। आपका सभी का शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त।